नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन जरूरी विषय पर गहराई से बात करेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म। जी। मतलब जब थायराइड ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती। ये हाइपोथायरॉयडिज्म आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो हालत है जिसमें गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है हम्म। वो जरूरत के मुताबिक थायराइड हार्मोन नहीं बना पाती। अच्छा। आप इन हार्मोन्स को शरीर का फ्यूल या ईंधन समझ सकती हैं। अच्छा। और जब ये ईंधन कम होता है तो शरीर की पूरी मशीनरी, उसका मेटाबॉलिज्म सब धीमा पड़ जाता है। मतलब सब कुछ स्लो मोशन में चला जाता है एक तरह से। हाँ, कुछ वैसा ही। और ये बात भी ध्यान देने वाली है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। ओके। और इसके पीछे शरीर के 3 हिस्से काम करते हैं। दिमाग में हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी ग्रंथि और फिर थायराइड ग्रंथि खुद। ये तीनों मिलकर हार्मोन प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। प्रॉब्लम इनमें से किसी में भी हो सकती है। समझ गया। तो फिर इसके लक्षण क्या है? कैसे कोई अंदाजा लगा सकता है कि शायद ये प्रॉब्लम हो? लक्षण काफी धीरे धीरे आते हैं और कई बार बहुत स्पेसिफिक नहीं होते, इसलिए पहचान मुश्किल हो सकती है। हाँ, ये तो है। लेकिन जो आम लक्षण स्रोतों में बताए गए हैं उनमें सबसे पहले है बहुत ज्यादा थकान और सुस्ती, मतलब बिना वजह थका हुआ महसूस करना। फिर वजन बढ़ना, और ये वो वाला वजन बढ़ना है जो डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद होता है। अच्छा, ये जरूरी बात है। जी। इसके अलावा चेहरे और शरीर पर हल्की सूजन, आवाज में भारीपन या बदलाव आना, बाल झड़ना, त्वचा का रूखा और खुरदुरा हो जाना, ये सब संकेत हो सकते हैं। आपने कहा कि स्पेसिफिक नहीं होते, पर कुछ खास लक्षणों का भी जिक्र था शायद, वो क्वीन एनी साइन। हाँ, बिल्कुल। ये थोड़े खास संकेत हैं। क्वीन एनी साइन में भौहों के बाहरी तिहाई हिस्से के बाल कम हो जाते हैं या झड़ जाते हैं। अच्छा। और एक है वॉल्टमैन साइन। इसमें जब डॉक्टर रिफ्लेक्स चेक करते हैं, जैसे घुटने पर टैप करके, तो पैर आगे तो जाता है लेकिन वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में बहुत धीरे धीरे आता है। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस का रिलैक्सेशन फेज धीमा हो जाता है। इंटरेस्टिंग। हाँ, और ये सारे लक्षण, जैसा मैंने कहा, शरीर की प्रक्रियाएं धीमी पड़ने की वजह से ही होते हैं। बुजुर्गों में कई बार ये डिमेंशिया या डिप्रेशन जैसे लक्षणों के साथ भी आ सकता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। अब अगर इसके प्रकारों की बात करें तो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म सबसे आम है। इसमें दिक्कत सीधे थायराइड ग्रंथि में ही होती है। ओके। और इसकी वजह? इसकी सबसे आम वजह है हाशिमोटो थायराइडेटिस। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, मतलब शरीर का अपना इम्यून सिस्टम गलती से थायराइड ग्रंथि पर हमला करने लगता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। और दुनिया भर में देखें तो आयोडीन की कमी भी एक बड़ी वजह रही है, हालांकि अब आयोडाइज्ड नमक की वजह से काफी कम हो गया है। और बाकी प्रकार सेकेंडरी टर्शरी? जी, सेकेंडरी में प्रॉब्लम पिट्यूटरी ग्रंथि में होती है जो थायराइड को सिग्नल भेजने का काम करती है, और टर्शरी में हाइपोथैलेमस में दिक्कत होती है जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। पर ये दोनों काफी रेयर हैं, ज्यादातर मामले प्राइमरी ही होते हैं। ठीक है, अब आते हैं पहचान पर। मान लीजिए किसी को लक्षण लग रहे हैं, तो डॉक्टर कैसे कंफर्म करते हैं? टेस्ट क्या है? सबसे पहला और सबसे जरूरी टेस्ट है खून में TSH का लेवल चेक करना। TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्रंथि बनाती है। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्योंकि थायराइड काम नहीं कर रहा होता, तो पिट्यूटरी उसे जगाने के लिए ज्यादा TSH भेजती है, इसलिए खून में TSH का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। ये सबसे सेंसिटिव इंडिकेटर है। ओके, तो TSH बढ़ा हुआ है। अगला कदम है फ्री T4 का लेवल देखना। T4 वो मुख्य हार्मोन है जो थायराइड बनाता है। अगर TSH ज्यादा है और फ्री T4 कम है तो ये क्लियर कट, मतलब ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म है। अच्छा। और अगर TSH ज्यादा हो पर फ्री T4 नॉर्मल रेंज में हो, ऐसा भी होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। इसे सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसका मतलब है कि थायराइड अभी तो नॉर्मल T4 बना पा रहा है, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए पिट्यूटरी से ज्यादा पुश, ज्यादा TSH की जरूरत पड़ रही है। तो ये एक तरह की शुरुआती स्टेज हुई, कह सकते हैं। ये एक वार्निंग साइन है कि ग्रंथि पर स्ट्रेस है और वो आगे जाकर पूरी तरह काम करना बंद कर सकती है। ऐसे मामलों में अक्सर डॉक्टर 1 से 3 महीने बाद TSH टेस्ट रिपीट करने को कहते हैं। समझ लिया। एक और सिचुएशन का जिक्र करना जरूरी है, यूथायरॉइड सिक सिंड्रोम। ये उन मरीजों में दिखता है जो किसी और गंभीर बीमारी की वजह से बहुत बीमार हैं, जैसे ICU में भर्ती हों। अच्छा।
इनमें TSH और T4 नॉर्मल हो सकते हैं, पर T3 लेवल कम हो जाता है। ऐसा इसलिए जो कि बीमारी के स्ट्रेस में शरीर T4 को एक्टिव T3 में ठीक से बदल नहीं पाता। ये थायराइड की अपनी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि गंभीर बीमारी का एक इफेक्ट है। तो इसका इलाज अलग होगा? इसका इलाज थायराइड का नहीं, बल्कि जो असली गंभीर बीमारी है उसका होता है। वो बीमारी ठीक होने पर T3 लेवल अक्सर खुद नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए रूटीन में T3 टेस्ट हाइपोथायरॉयडिज्म की डायग्नोसिस के लिए ज्यादा हेल्पफुल नहीं माना जाता। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इलाज पर आते हैं। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म कंफर्म हो गया तो ट्रीटमेंट क्या है? इलाज का सिद्धांत सिंपल है। जो हार्मोन शरीर कम बना रहा है उसे बाहर से देना, यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ओके। इसके लिए सबसे कॉमन दवा है लेवोथायरॉक्सिन। ये सिंथेटिक T4 हार्मोन है, मतलब लैब में बनाया गया T4। यही फर्स्ट चॉइस है क्योंकि इसकी हाफ लाइफ लंबी होती है, मतलब दिन में एक बार लेना काफी होता है। और इसे लेना कैसे होता है? कुछ खास ध्यान रखना पड़ता है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसे हमेशा खाली पेट लेना चाहिए, सुबह नाश्ते से कम 30 से 60 मिनट पहले। खाली पेट क्यों? क्योंकि खाना और कुछ खास दवाएं जैसे एसिडिटी की दवाएं, PPIs, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, आयरन सप्लीमेंट्स, इसके अब्जॉर्प्शन यानी शरीर में सोखे जाने को कम कर सकती हैं, तो असर कम हो जाएगा। इसलिए गैप रखना जरूरी है। अच्छा, और डोज? क्या सबको एक ही डोज दी जाती है? नहीं, डोज पर्सनलाइज्ड होती है। ये मरीज की उम्र, वजन और ओवरऑल हेल्थ कंडीशन पर निर्भर करती है। जैसे अगर कोई यंग और हेल्दी मरीज है तो डोज आमतौर पर वजन के हिसाब से शुरू की जाती है, लगभग 1.6 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन। और अगर कोई बुजुर्ग है या दिल का मरीज है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बुजुर्गों में या जिन्हें पहले से दिल की कोई बीमारी है, उनमें बहुत कम डोज से शुरू करते हैं, जैसे 12.5 या 25 माइक्रोग्राम। ऐसा क्यों? तो कि अगर एकदम से ज्यादा डोज दे दी तो थायराइड हार्मोन दिल की धड़कन को तेज कर सकता है, जिससे अरिथमिया यानी धड़कन अनियमित होने का खतरा रहता है। और लंबे समय तक ज्यादा डोज से हड्डियां भी कमजोर हो सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। ओह, तो सावधानी जरूरी है। बिल्कुल। फिर इलाज शुरू करने के 4 से 8 हफ्ते बाद TSH लेवल दोबारा चेक किया जाता है और उसी के हिसाब से डोज को ऊपर या नीचे एडजस्ट करते हैं। टारगेट होता है TSH को नॉर्मल रेंज में लाना और मेंटेन करना। गर्भावस्था की बात करें, सुना है इस दौरान थायराइड बहुत जरूरी होता है। हाँ, बिल्कुल। गर्भावस्था में खासकर पहले 3 महीनों में बच्चे के दिमाग के सही विकास के लिए माँ का थायराइड हार्मोन बहुत जरूरी होता है, और प्रेगनेंसी में शरीर की थायराइड हार्मोन की जरूरत बढ़ भी जाती है। तो अगर किसी को पहले से हाइपोथायरॉयडिज्म है और वो प्रेग्नेंट होती है, तो जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, लेवोथायरॉक्सिन की डोज तुरंत बढ़ानी पड़ती है। आमतौर पर 25 से 30% या फिर हफ्ते में 2 एक्स्ट्रा गोलियां लेने की सलाह दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों की जरूरत पूरी हो सके। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। जी। और जो सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म की बात हमने की थी, उसका इलाज कब करते हैं? हाँ, ये सवाल था मेरा। उसका इलाज तब जरूर किया जाता है जब TSH लेवल 10 या उससे ज्यादा हो जाए। अगर TSH 10 से कम है, लेकिन मरीज को हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर्स हैं, या वो प्रेग्नेंट है, या उनमें थायराइड एंटीबॉडीज जैसे एंटी-TPO एंटीबॉडीज पॉजिटिव है, जो हाशिमोटो की तरफ इशारा करते हैं, तब भी इलाज शुरू करने पर विचार किया जाता है। अच्छा, एक और चीज थी, जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म बच्चों में। हाँ, कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म, जब बच्चा इस कंडीशन के साथ ही पैदा होता है। आजकल ज्यादातर देशों में न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग में इसे पकड़ लिया जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? वो 7 Ps वाला कुछ था। हाँ, याद रखने के लिए एक तरीका बताया गया है, 7 Ps। पफी फेस यानी सूजा हुआ चेहरा, प्रोट्रूडिंग अम्बिलिकस यानी उभरी हुई नाभि, प्रोट्रूडिंग टंग यानी बाहर निकली हुई जीभ, पुअर ब्रेन डेवलपमेंट यानी दिमागी विकास में कमी, पेल यानी पीलापन, पॉट बेली यानी फूला हुआ पेट, और प्रोलॉन्ग्ड नियोनेटल जॉन्डिस यानी लंबे समय तक रहने वाला नवजात पीलिया। ओके। इसका जल्दी पता लगना और इलाज शुरू होना बच्चे के दिमागी विकास के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल। तो आज हमने डॉक्टर फजल के वीडियोस के आधार पर हाइपोथायरॉयडिज्म को काफी विस्तार से समझा। ये कैसे शरीर को धीमा करता है, TSH और फ्री T4 टेस्ट इसकी पहचान में कितने अहम है। हाँ,
और इलाज में लीवोथायरॉक्सिन का रोल, डोज एडजस्टमेंट की जरूरत और प्रेगनेंसी जैसी खास स्थितियों में क्या ध्यान रखना है। सही, काफी कुछ कवर किया हमने। हाँ, इस सब से एक बात और उभर कर आती है कि हमारा थायराइड स्वास्थ्य हमारी ओवरऑल सेहत से कितना गहराई से जुड़ा है। बिल्कुल। जैसे हमने हाशिमोटो का जिक्र किया, हाँ। जो एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। ये दिखाता है कि कैसे इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी सिर्फ थायराइड ही नहीं, शरीर के दूसरे सिस्टम्स को भी प्रभावित कर सकती है। ये इंटरकनेक्टेडनेस जो है शरीर के सिस्टम्स का, वो सोचने वाली बात है। सही कहा। ये कनेक्शन कैसे काम करते हैं, इस पर शायद और भी गौर किया जा सकता है। एक दिलचस्प विचार है आगे सोचने के लिए। बिल्कुल।